नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि क्लास 9 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर वर्क टॉपिक को समझते हैं। वर्क क्या होता है? देखो, वर्क सिर्फ और सिर्फ हमको एक सामान उठा के रख ले या फिर मैं इसको इस तरीके से पुश करूँ तो वो वर्क नहीं होता। जब तक क्या नहीं होता, किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, जब तक वर्क नहीं होगा। तो वर्क की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है वही क्या कहलाता है? हमारा वर्क कहलाता है, इज कॉल्ड वर्क। अब ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, इसको किसमें नापते हैं? जूल में। या एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो वर्क की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डन, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है ना? केवल और केवल क्या हो रही है? हमारी एनर्जी लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो इस कारण वो वर्क नहीं होता है। अब वर्क क्या होता है? देखो, जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है। यदि हमने इस पे क्या करा? एफ फोर्स अप्लाई करा और इसके अंदर क्या हो गया? कुछ कुछ डिस्टेंस तक इसके अंदर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया, इधर तक खिसक गया तो डिस्प्लेसमेंट आया। मान चलो ये एस डिस्प्लेसमेंट आया इसके अंदर। तो अब इसी को अपन क्या कहते हैं? ये जो कंडीशन है ये वर्क डन की कंडीशन है। यानी कि जैसे हम स्विमिंग पूल में तैरते हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है? वर्क डन है, हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम क्या हो रहा है? हमारे अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या होता है? वर्क डन होता है। अब देखो, इसका जो ये जो वर्क डन है दो फैक्टर पे क्या करता है? डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे और एक डिस्प्लेसमेंट पे। अब फोर्स क्या होगा? अगर फोर्स ज्यादा होगा, देखो अपन ये ध्यान से देख रहे हैं, अगर फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, फोर्स यदि ज्यादा होता है, मोर होता है, देन द वर्क इज मोर, तो वर्क भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वर्क होगा। देन डिस्प्लेसमेंट यदि ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन द वर्क इज मोर, तो वर्क भी क्या होता है? इसके अंदर मोर हो जाता है। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1 जूल वर्क की डेफिनेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में बहुत पूछी जा चुकी है। देखो, 1 जूल वर्क क्या होता है? देखो, यहाँ पर यदि हमने फॉर्मूला लिखा W इक्वल टू एफ एस, अगर बाय द वे ये F की जगह 1 न्यूटन होता और S की जगह 1 मीटर होता तो वर्क की वैल्यू भी क्या हो जाती? 1। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 होती तो 1 आ जाता। और वर्क को हम किस में नापते हैं? जूल में। तो कुल मिलाकर अब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करें? 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करें? 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, देन इट मूव्स, और ये क्या करे? मूव का मतलब चलने लगे, कितना? 1 मीटर। यदि ये ट्रेवल करे कितना? 1 मीटर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर, देन हम क्या कहेंगे? वर्क डन। वर्क डन जो होगा, ठीक है ना, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में 1 जूल होगा। तो 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 जूल वर्क बोलते हैं। अब देखो, वर्क 3 तरीके का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है हमारा जीरो वर्क। ये वर्क के टाइप है। अब देखो, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? हम ये बोले कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे हमने जहां की तरफ फोर्स लगाया वहीं पे क्या हो गया? उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे कि इस कंडीशन में हो रहा है। तो यदि क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन वो क्या हो जाए? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो किसकी डायरेक्शन में हो? फोर्स की डायरेक्शन में ही हो। ठीक है, तो अब यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन के साथ साथ ही हो तो क्या होता है? देन वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F इंटू एस, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्क डन है। अब यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट टू द फोर्स, यदि फोर्स हम क्या कर रहे हैं? जैसे हम ब्रेक लगाते हैं कोई साइकिल में या स्कूटर में या गाड़ी में, तो उसमें क्या होता है? वो एक तरीके का अपोजिट फोर्स है, अपोजिट वर्क है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा अपोजिट वर्क डन करता है। तो अब यदि बाय द वे हम क्या करता है? यदि मोशन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन के, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस एफ इंटू एस, क्योंकि माइनस लग जाएगा यहाँ पे। मोशन की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई टू द फोर्स, फोर्स के।
अब जीरो वर्क डन क्या होता है, यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो जाए किसके, फोर्स के, तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज द परपेंडिकुलर टू द फोर्स, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा। जैसे कि हमारे कई क्वेश्चन भी पूछे गए इस पर बेस कि हमारे जो सैटेलाइट घूमते हैं, जो हमारे अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट जो रिवॉल्व करते हैं, तो उनमें वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उन पर जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, क्योंकि कोई भी अगर क्या होगा सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पर क्या होता है, जो इसके अंदर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इस कारण से वर्क डन उनमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इधर ध्यान से देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इसका वर्क का। देखो इसको अपन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो हमने कहा ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट पे क्या करा, 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा, एक्ट करता है, और ये 8 मीटर का डिस्प्लेस, जैसे इस पर 7 न्यूटन फोर्स लगा है तो ये 8 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तब इसने कहा वर्क डन कितना होगा। अब देखो इसके अंदर हमको जो फोर्स गिवन है वो कितना है, 7 न्यूटन, और इसमें अपन को क्या नाम से डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डॉट एस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू अपन को क्लियरली यहाँ पे 7 न्यूटन दे रखी है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या है, 8, तो 7 8 जा कितने होते हैं, 56, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया आंसर, 56 जूल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज का पता हो तो। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका समझेंगे, एनर्जी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब एनर्जी होती क्या है, देखो जो हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई बहुत हमने ताकत से काम किया, तो वो क्या हो जाती है, हमारी एनर्जी है। कई लोग क्या करते हैं बेचारे, धीरे धीरे काम करते हैं, जैसे अपन सोचते हैं विराट कोहली बहुत तेज खेला, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी एनर्जी है, पावर हो जाती है। अब यदि बाय द वे मान के चलो अगर विराट कोहली स्लो खेला तो अपन कह लेते हैं कि हाँ भाई कम एनर्जी से वर्क कर रहा है। तो वर्क जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है उसी को अपन क्या कहते हैं, इसके अंदर एनर्जी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाता है इसके अंदर, इज कॉल्ड एनर्जी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, हमारा एनर्जी कहलाता है। अब देखो एनर्जी को किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल में। एनर्जी किस में कैलकुलेट होती है, जूल से हम इसको एनर्जी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब ये जूल इसकी क्या होती है, यूनिट होती है इसको नापने की। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी, और जूल इसका क्या हो जाएगा, जैसे वर्क का था वैसे ही एनर्जी का है, और ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो अब ये क्या होता है, 1 जूल। अब देखो इसके अंदर अब अगर अपन डेफिनेशन दे 1 जूल एनर्जी की, तो 1 जूल एनर्जी क्या होगी, यदि वर्क डन इसके अंदर हमारा 1 जूल हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 1 जूल। तो इफ द वर्क डन इज 1 जूल देन द एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 जूल, तो एनर्जी भी क्या हो जाती है उस टाइम पे 1 जूल हो जाती है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एनर्जी के कई टाइप्स होते हैं, एनर्जी के क्या होते हैं, कई टाइप्स। अब एनर्जी कई तरीके की होती है, देखो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इसके अलावा क्या नाम से न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब एनर्जीज क्या होती हैं, मतलब हमारे काफी तरीके की एनर्जीज होती हैं। तो अपन जिन अब पर लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 3 तरीके की एनर्जीज पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताता हूँ। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यदि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी की बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। अब अपन इन दोनों को समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब देखो सबसे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है। तो एनर्जी जो हमारे अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट पजेस द एनर्जी, कोई भी यदि ऑब्जेक्ट करता है एनर्जी लगता है, पजेस करता है
ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण। जैसे कोई चीज चल रही है, जैसे मान चलो कोई गाड़ी है या कार है वो चलती है तो उसके पास एनर्जी आ जाती है। जैसे एक खड़ी कार है, अगर आप उससे टकरा जाते हैं तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चलती हुई कार आपसे टकरा जाए तो उससे आपका काफी अच्छा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जो मोशन, क्योंकि उसके चलने के कारण जो एनर्जी है, तो हम ये बोलेंगे द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस कारण से होती है? मोशन के कारण से होती है। किसके कारण से? मोशन के कारण से जो एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। देखिए अब हम है ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। देखो इसमें क्या होता है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या था? m था। इस पर क्या ये क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव था, तो हमने कहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ u। यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। देन वी अप्लाई फोर्स F, तो हमने F फोर्स लगाया। तो आफ्टर t टाइम बाद इनमें जो डिस्टेंस कवर हुआ वो s हुआ, देन इट्स वेलोसिटी v हो गई, और इसका एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या था? इस टाइम हमारा a था। ये सब चीजें हमने मान ली कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, और हमने क्या करा? फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ये फोर्स से क्या होता है? वेलोसिटी बदल जाती है, और वेलोसिटी में चेंज क्या आया? v। और t टाइम बाद उसका क्या हो गया? जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? s हुआ। ये सब बातें हमने इसमें बताई। अब देखो जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और ये डिस्प्लेस भी हुआ है, हमने इसमें फोर्स भी लगाया, तो वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा? F इंटू एस। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रही है वर्क का फॉर्मूला, क्योंकि F तो हमने फोर्स लगाया है इस पे, और S क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया? F इंटू एस क्या हो गया? इसमें हमारा वर्क डन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो F की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ma। ये कैसे हुई? देखो ये हमने एक चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें क्या था? कोई भी चीज मूव करती है तो उसमें जो हम फोर्स निकालते हैं उसके द्वारा लगाया गया फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया? ma। फिर देखो एक मोशन की थर्ड इक्वेशन है। हम तीन इक्वेशन है मोशन की, अपन को याद होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से हमने क्या किया? ये s की वैल्यू निकाली, तो ये जो 2a है वो इसके अपॉन में चला गया, तो हमारे पास टर्म आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो इसमें हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई, f की वैल्यू भी आ गई, तो हमने इसमें w में इन दोनों को पुट कर दिया। तो हमने पुट कर दी 2 और थर्ड की इक्वेशन 1 में। तो देखो f की जगह तो हमने क्या रखा? ma, और इसकी जगह क्या रखा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो ये a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया हाफ, ये जो 2 नीचे था इसको हमने आगे ले लिया, तो हाफ आ गया, m आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो ये जो वर्क डन हुआ था ये किसके कारण से हुआ था? मोशन के कारण। तो इसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो इन कंडीशन यदि हम बात करें, यदि है ना इसका इनिशियल कंडीशन हम बात करते हैं, इनिशियल कंडीशन में यदि हम क्या करते हैं? u जीरो ले ले, u का मतलब हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले ले, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, देखो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो केवल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। तो ये इसका हमारा क्या निकल के आ जाता है? फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला भी काम का होता है और वो फॉर्मूला भी काम का होता है यदि कोई भी चीज जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है। तो देखो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी जैसे बहता हुआ पानी है तो मूविंग स्ट्रीम या मूविंग जो भी है वाटरफॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं काइनेटिक एनर्जी के। और ये इसका डेरिवेशन है जो बहुत ही इजी है और बहुत बार परीक्षाओं में एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप कृपया करके इसको पक्का करें।